हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर न्यू क्लास। आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 9। तो लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम ये देखते हैं कि लेक्चर नंबर 8 में हमने क्या क्या स्टडी की है। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं लेक्चर नंबर 8 का। तो लेक्चर नंबर 8 में बेटा मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट्स के एग्जैक्ट नंबर जो एटम्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसके बाद हमने स्टडी की थी अपना इंपिरिकल इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। इसके बाद हमने पढ़ा था अपना इंपिरिकल फॉर्मूला। तो इंपिरिकल फॉर्मूले में हमने आपको बताया था कि जो इंपिरिकल फॉर्मूला होता है किसी भी मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या करता है, शो करता है। तो इसमें हमने एक रिलेशन भी पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इंपिरिकल फॉर्मूला, सफिक्स में हमने लगाया था x, और x को हमने क्या बोला था कि x है हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। और x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ द x इज मॉलिक्यूलर मास, या फिर आप इसको लिख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास, डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एक आपको और टॉपिक पढ़ाया था कि हाउ वी डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला। हम किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन करेंगे, हाउ टू डिटरमाइन ई एफ, एम्पिरिकल फॉर्मूला ई एफ। तो इसके लिए मैंने बताया था कि आपको दो स्टेप करने हैं। दो स्टेप में स्टेप नंबर 1 क्या है कि जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उन एलिमेंट्स की आप क्या फाइंड आउट करोगे, मोल्स। और मोल्स फाइंड आउट करने के बाद स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल फाइंड आउट करोगे। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास पूरा रिवीजन हो गया क्लास नंबर 8 का। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो आज की क्लास लेक्चर नंबर 9 है ये हमारे पास। जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा या फिर रिकमेंड करूंगा कि आप जाइए प्रीवियस लेक्चर एक बार सब देख लीजिए, ताकि आपका जो ये सीरीज चल रही है मोल कॉन्सेप्ट वाली, इसमें आपका हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो आज हमारे पास आज का फर्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज द टाइप ऑफ ए होमोजीनियस मिक्सचर। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन इज अ homogeneous mixture, homogeneous mixture which is formed by the combination of, which is formed by the combination of two or more substances, two or more substances, substances का मतलब बेटा प्योर substances, two or more substances which are non-reacting, which are non-reacting, विच आर नॉन रिएक्टिव। तो ये क्या हो गया बेटा, सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मिक्सचर होता है इसका मतलब जैसे मिक्सचर बनता है वैसे ही सॉल्यूशन बनेगा। तो मिक्सचर कैसे बनेगा, बाय द कंबाइनिंग ऑफ टू एंड मोर प्योर सब्सटेंसेस, या आप बोल सकते हो बाय द कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सो द सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर which is formed by the combination of the two and more substances। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप जिन सब्सटेंसेस को मिला के सॉल्यूशन बना रहे हो वो हमारे सॉल्यूशन कैसे, वो सब्सटेंसेस कैसे होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग। नॉन रिएक्टिंग का मतलब उनके बीच में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। सपोज कीजिए, इसका मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। एग्जांपल के लिए मैंने लिया शुगर सिरप, शुगर सिरप। तो शुगर सिरप भी क्या है, एक सॉल्यूशन है। ठीक है, आप एक और एग्जांपल लेके समझो ओ आर एस। ओ आर एस बेसिकली क्या होता है, ओ आर एस के अंदर क्या होता है, वाटर होता है, सॉल्ट होता है,
और शुगर होती है। तो बेटा आप ये देखो, जब आप वाटर, सॉल्ट और शुगर को मिक्स करते हो तो हमारे पास जो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंसेस है वो कैसे होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग। नॉन रिएक्टिंग का मतलब देयर विल बी नो रिएक्शन बिटवीन वाटर, सॉल्ट एंड शुगर। मतलब रिएक्शन अगर हो गई बेटा तो सब्सटेंस क्या करेगा, अपनी आइडेंटिटी को लूज करेगा, कुछ नया सब्सटेंस बना देगा। ठीक है, तो जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन में जो भी सब्सटेंसेस हम ऐड करेंगे वो सब्सटेंसेस हमारे कैसे होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट नंबर 1 रिगार्डिंग द सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट होते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे, दो पार्ट होंगे, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 1 होता है सॉल्यूशन का, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और पार्ट नंबर 2 को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। मींस अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होगी। आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब भी आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या करोगे, मिक्स करोगे, तब हमारा क्या फॉर्म होगा, सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। हमारा क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। कब बनेगा सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट हैं, एक पार्ट है हमारा सॉल्यूट का और दूसरा पार्ट है हमारा सॉल्वेंट का। तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट सॉल्यूट होगा और कौन सा पार्ट सॉल्वेंट होगा। तो इसके लिए हम ये पॉइंट नंबर 3 लिखवा रहे हैं, जो जिस पार्ट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को, सॉल्यूशन का एक पार्ट है सॉल्यूट, एक पार्ट है सॉल्वेंट। तो हमने सॉल्यूशन के किस पार्ट को सॉल्वेंट बोला, हमने सॉल्यूशन के उस पार्ट को सॉल्वेंट बोला जिस पार्ट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है। तो आप यहां लिख सकते हो कि नंबर ऑफ, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेटा सॉल्यूट के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके, सॉल्यूट के, इज लेस देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट वो सब्सटेंस हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारे पास वो सब्सटेंस होगा जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे सॉल्यूशन में। इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन किसका है, NaCl प्लस वाटर। NaCl और वाटर का हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। तो यहाँ देखो ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर क्या है, वाटर है, इस कंटेनर के अंदर क्या है, ये वाटर। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, NaCl की NaCl है। तो जो रेड पार्ट है वो रेड पार्ट हो गया NaCl, और जो ब्लू पार्ट है वो ब्लू पार्ट हो गया हमारे पास वाटर का। तो अब आपके पास है कि NaCl और वाटर ने मिलकर क्या बनाया है, सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट होंगे, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो हम किस पार्ट को सॉल्यूट बोलेंगे, हम उस पार्ट को सॉल्यूट बोलेंगे अगर जिस पार्ट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, कम है। अगर NaCl और वाटर का सॉल्यूशन बनाते हो और आप अगर यहाँ पे बोलते हो, क्या बोलते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ NaCl is less than number of particles of water। आपने क्या बोला कि NaCl के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में क्या है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहीं पे हमारा जो NaCl है, क्योंकि इसके पार्टिकल कम है तो हम इसको बोल देंगे सॉल्यूट, और वाटर जिसके पार्टिकल ज्यादा है हम इसको बोल देंगे सॉल्वेंट। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस हमारा ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं अपना सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, आई थिंक कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं मैं, पॉइंट नंबर 4, द फिजिकल, the physical state of solution is same as that of solvent। तो हमारे पास सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है और सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट है वो सेम होगी। इसको समझने की कोशिश करो बेटा। अगर हम मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो सॉल्यूशन किस किस से मिलके बना है, सॉल्यूट से मिलके बना है और सॉल्वेंट से मिलके बना है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके हमारा क्या बना है, सॉल्यूशन बना है। अगर मैंने आपको बोला कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट लिक्विड है
सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या है बेटा? लिक्विड। अगर सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो सॉल्वेंट की भी फिजिकल स्टेट क्या होगी? लिक्विड ही होगी, इररिस्पेक्टिव टू द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट सॉलिड भी हो सकती है, सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट लिक्विड भी हो सकती है, और सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट गैस भी हो सकती है। ये तीनों स्टेट पॉसिबल है। पर हम क्या बोलते हैं? हम ये बोल रहे हैं अगर हमारे सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट, जो भी फिजिकल स्टेट हमारे सॉल्यूशन की है, सेम फिजिकल स्टेट किसकी होगी? सॉल्वेंट की होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन अ सॉल्यूशन, इन ए सॉल्यूशन only one solvent, only one solvent is present, but number of solute may be more than one, may be more than one। तो बेटा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, फिर से समझो इस पॉइंट को कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट क्या होगा? एक ही होगा, पर सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। इसको हम समझेंगे एग्जांपल से। सपोज कीजिए मेरे पास सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन। मेरे पास सॉल्यूशन कैसा है? बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब, बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है टू यूनिट को हम बोलते हैं बाइनरी, मतलब टू क्वांटिटी को हम बोलते हैं, या टू यूनिट क्वांटिटी को हम बोलते हैं बाइनरी। तो इस बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर कितने हमारे पास सब्सटेंस होंगे? दो सब्सटेंस होंगे। वो दो सब्सटेंस कैसे होंगे? एक होगा सॉल्यूट और एक होगा हमारे पास सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट एक सब्सटेंस हो गया, सॉल्वेंट एक सब्सटेंस हो गया। इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर कितने सब्सटेंस है? दो सब्सटेंस है। एक को हमने सॉल्यूट बोला, एक को हमने सॉल्वेंट बोला। अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो सब्सटेंस होते हैं उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, हमने क्या बोला कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट सिर्फ एक ही हो सकता है, पर सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें बाइनरी सॉल्यूशन का, तो बाइनरी सॉल्यूशन का हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा salt in water, salt in water। सॉल्ट इन वाटर क्या हो गया? इट इज द एग्जांपल ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशन। इसी तरीके से एक सॉल्यूशन होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी का मतलब हो गया बेटा कि इस सॉल्यूशन के अंदर कितने सब्सटेंस होंगे? तीन सब्सटेंस होंगे। इस सॉल्यूशन के अंदर कितने सब्सटेंस होंगे? तीन सब्सटेंस होंगे। अब आपको पता है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट तो सिर्फ एक ही होगा, इसका मतलब कितने सॉल्यूट प्रेजेंट है? दो सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसको इस तरीके से समझो बेटा, सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? सॉल्यूट होगा और साथ में क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। अब यहां देखिए सॉल्यूशन कैसा है मेरे पास? टर्नरी। टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब है इस सॉल्यूशन के अंदर कितने सब्सटेंस हैं? तीन सब्सटेंस प्रेजेंट है। अब इन तीन सब्सटेंस में से सॉल्वेंट तो एक ही होगा, तो बाकी के दो सब्सटेंस हमारे क्या हो जाएंगे? सॉल्यूट हो जाएंगे। बाकी के दो सब्सटेंस हमारे क्या बन गए बेटा? सॉल्यूट बन गए। ठीक है, बाकी के दो सब्सटेंस हमारे सॉल्यूट बन गए। इसको कुछ इस तरीके से समझो, अगर मैं ORS की बात करता हूं तो ORS में क्या होता है? सॉल्ट होता है। ORS में क्या होगा? सॉल्ट होगा। सॉल्ट के साथ क्या होगा? शुगर होगा। शुगर और साथ में क्या होगा? वाटर होगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए ORS में क्या होता है? ORS के अंदर तीन सब्सटेंस है, तो हमारा ORS क्या होगा? एक टर्नरी सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन हो गया? ये एक टर्नरी सॉल्यूशन हो गया। अब इस टर्नरी सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे? तीन सब्सटेंस होंगे। एक सब्सटेंस हो गया सॉल्ट, एक सब्सटेंस हो गया शुगर और एक सब्सटेंस हो गया वाटर। सपोज करो मैंने बोला इन तीनों सब्सटेंस में से वाटर के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो मैक्स हाईएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वाटर तो बन गया हमारे लिए सॉल्वेंट। वाटर क्या बन गया? सॉल्वेंट। और हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ एक ही सॉल्वेंट होगा। इसका मतलब सॉल्ट हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूट नंबर 1 और शुगर हमारे लिए हो जाएगा सॉल्यूट नंबर 2। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एक से ज्यादा सॉल्यूट हो सकते हैं, पर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं बात करता हूं किसकी? सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट हमारा क्या होगा? एक होगा। तो ये हो गया हमारे पास बेटा पॉइंट नंबर 5। आई होप ये पॉइंट नंबर 5 आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब यहाँ पे जो मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ वो चीजें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, इनको हम इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको यही चीजें मिलेंगी। कभी कभी लिखा होता है आपके पास
कभी कभी आपको लिखा होगा एक्वस सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल में एक वर्ड लिखा होगा एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन। अगर बेटा वो एक्वस सॉल्यूशन न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है तो एक्वस सॉल्यूशन देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि इस सॉल्यूशन के अंदर एक्वा, एक्वस मतलब ये वर्ड आया है एक्वा से, एक्वा माने होता है वाटर, ठीक है। इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो आपको वो फिर सॉल्वेंट नहीं बताएगा सॉल्वेंट क्या है, आपको सॉल्वेंट खुद आइडेंटिफाई करना है कि वो सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, इसमें एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर। सॉल्वेंट क्या होगा हमारा, वाटर। समझ में आ गई बात। नोट में मैंने पॉइंट नंबर 1 क्या लिखवा है, अगर सॉल्यूशन के आगे लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन तो एक्वस वर्ड देखते ही आपको समझ जाना है कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर। पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करता हूं मैं। पॉइंट नंबर 2 मेरा ये है, अगर आपके पास लिखा हुआ है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो अगर मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करता हूं बेटा, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इज मच 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 लेस देन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट in a solution, in a solution is much 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 less than as compared to the particles, as compared to the particles of solvent, solvent in a solution। ये आपको यहाँ पे समझना है, क्या समझा आपने। अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हम ये ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के वो बहुत 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 कम अमाउंट में प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। मतलब आप बोल सकते हो जो पार्टिकल्स हैं हमारे सॉल्यूट के वो बहुत 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 कम अमाउंट में प्रेजेंट है एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से हमने कुछ कंक्लूजन निकाला है। कंक्लूजन हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो हम यहाँ क्या लिखवा रहे हैं, फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये बेटा वैलिड किसके लिए है, एक बार मैं डाइल्यूट की स्पेलिंग सही कर देता हूं, फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये वैलिड जो है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम क्या मान के चलते हैं कि जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज नियर बाय इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट, या फिर आप यहाँ पे ये भी ले सकते हो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नियर बाय इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये आपको मान के चलना है, किसकी बात मान के चलनी है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में। अगर न्यूमेरिकल में आपको गिवन है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि इसका मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन है, सॉल्यूट के पार्टिकल लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर सॉल्यूट के पार्टिकल लेस अमाउंट में प्रेजेंट है इसका मतलब सॉल्यूशन का जो वेट होगा सॉल्वेंट का वेट होगा नियर बाय इक्वल हो जाएगा, ठीक है। या फिर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होगा वो नियर बाय इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। तो ये हमारी पूरी कहानी हो गई किसके रिगार्डिंग, ये पूरी कहानी हो गई हमारे सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, ठीक है। अब क्या होता है सॉल्यूशन के अंदर, क्या होता है कंपोजिशन आपको डिफाइन करनी होती है। आपको पता है कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, कौन कौन से दो कंपोनेंट है, एक है हमारे पास सॉल्यूट और एक है हमारे पास सॉल्वेंट। अब आपको क्या करना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंपोजिशन बतानी है, या फिर आप बोल सकते हो कि सॉल्यूशन की कंपोजिशन अगर आपको बतानी है तो उसके लिए आपने क्या करा है, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइन करे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लिखेंगे दीज आर यूज्ड for defining, या for defining composition, for defining composition of a solution। समझ में आ रही है बात। आप क्या करोगे, सॉल्यूशन की कंपोजिशन डिफाइन करोगे। सॉल्यूशन की कंपोजिशन डिफाइन करने का मतलब क्या है बेटा, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आपको कंपोजिशन डिफाइन करनी है। तो कंपोजिशन डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स की स्टडी करेंगे। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 3 3 6 8 कंसंट्रेशन टर्म्स में आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला है कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे लिए मोल फ्रैक्शन।
मोल फ्रैक्शन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था आई थिंक, मोल फ्रैक्शन मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको भी एकदम समझ में आ जाएगी कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, मैंने आपको मिक्सिंग ऑफ पढ़ाया था, मिक्सचर, मिक्सचर में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, मिक्सचर एनालिसिस में मैंने आपको पढ़ाया था। जब मैंने मिक्सचर एनालिसिस आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स भी पढ़ाया था और मास परसेंटेज भी पढ़ाया था। तो ये वही मोल फ्रैक्शन है। तो फटाफट इसको हम कंप्लीट कर लेंगे एक बार फिर से। तो मोल फ्रैक्शन के बाद दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स होगा हमारे पास परसेंट W बाय W। क्या होता है ये अभी समझ में आ जाएगा। तीसरा कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ेंगे परसेंट B बाय W। चौथा कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ेंगे परसेंट W बाय V। देन नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारे पास PPM। PPM क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियंस। पार्ट्स पर मिलियन को हम बोलते हैं PPM। फिर हम पढ़ेंगे अपना 6 पार्ट्स पर बिलियन। पीपीबी को हम बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियंस। अब यहाँ पे आएगा कंसंट्रेशन नंबर 7 और कंसंट्रेशन नंबर 8। ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। तो इसमें 7 है हमारे पास मोलैरिटी, मोलैरिटी। ठीक है, और हमारे पास लास्ट है मोलैलिटी, आप इसे बोल सकते हो मोलैलिटी। तो एक हो गया हमारे लिए मोलारिटी, एक हो गया हमारे लिए मोलैलिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 8 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ मैं आपको थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ। उस थ्योरी में मैं आपको ये 8 कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन करूंगा बिल्कुल अच्छे से, ताकि अब आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं, चाहे किसी आपके बोर्ड एग्जाम का हो, चाहे नीट का हो, चाहे वो जेई का हो, ठीक है, या फिर आप सपोज कीजिए कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं, ठीक है, ओलंपियाड हो गया आपका, इसके बाद कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे आप में फंसेंगे नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूं मैं। पहला कंसंट्रेशन टर्म्स में स्टार्ट कर रहा हूं। पहला कंसंट्रेशन टर्म्स है मेरे पास मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन, ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ये भूल मत जाना। इन कंसंट्रेशन टर्म्स को आप क्यों पढ़ रहे हो, टू डिफाइन, टू डिफाइन कंपोजिशन, टू डिफाइन कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन की कंपोजिशन डिफाइन करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हो। और आपको पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक आता है सॉल्यूट और एक पार्ट होता है आपके पास सॉल्वेंट। तो इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स आप कर क्या रहे हो, आप डिफाइन करोगे, क्या डिफाइन करोगे, आप डिफाइन करोगे कंपोजिशन ऑफ, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बैकबोन है। इसको ना भूल मत जाना कि आप कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाया क्यों जा रहा है। माइंड में आएगा कि क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स बेटा मैं पढ़ाऊंगा, तब आपके माइंड में एक ही चीज आएगी कि सर बाबा सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात क्यों कर रहे हो। इसलिए मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने पढ़ा क्यों रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन की कंपोजिशन डिफाइन करने के लिए। और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही होते हैं, तो इसका मतलब आपको इनडायरेक्टली कंपोजिशन डिफाइन करनी है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, अपना एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। ये मैंने क्या ले लिया, एक सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक बीकर ले लो या गिलास ले लो, इसके अंदर क्या है, एक सॉल्यूशन है। ये क्या है, मेरा सॉल्यूशन है। ये क्या है, सॉल्यूशन। और इसके अंदर क्या होंगे, दो पार्ट होंगे, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा मेरे पास सॉल्वेंट। क्लियर है। तो ये अब आपको इस तरीके से समझना मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन अगर आप किसका निकालना है, मिक्सचर एनालिसिस में बेटा मैंने डिटेल से बताया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज करने वाला हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। आपको पता है जो टोटल मोल्स क्या होंगे, टोटल मोल्स का मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही है। तो टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट is equal to mole of solute
डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। और कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने आपको जब लास्ट टाइम पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज भी बताई थी कि जो सॉरी मोल फ्रैक्शन जब मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज भी बताई थी कि जो मोल फ्रैक्शन होता है इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। और साथ में मैंने ये बताया था कि जो समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होगा 1 होगा। तो यहां से आप लिख सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है। अगर आपको बेटा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे? द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अब इसको एक एग्जांपल से लेके मैं समझाना चाहूंगा ताकि ना थोड़ा सा दिमाग के हमारे ढक्कन खुले। सपोज करो आपको ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको डेटा को एनालिसिस करना है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको इस तरीके से पढ़नी है। कैसे पढ़नी है देखो, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है 0.2। 0.2 आपको गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। तो 0.2 को आप क्या लिख सकते हो? 2/10 लिख सकते हो। ठीक है। आप क्या लिख सकते हो? 2/10 लिख सकते हो। या फिर आप ठीक है, 0.2 को आप क्या लिख सकते हो? 2/10, या फिर आप लिख सकते हो 1/5 भी लिख सकते हो। क्लियर है? यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। तो इस लैंग्वेज को देख के आपको एक क्या आइडिया लग गया कि मोल फ्रैक्शन कितना है सॉल्यूट का? 1/5। 1/5 का मतलब आप यहां से खुद एक निकालोगे एनालिसिस कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे सॉल्यूशन के अंदर 1। मोल ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? मोल ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे 5। और अगर मैं मोल ऑफ सॉल्वेंट की बात करूंगा तो मोल ऑफ सॉल्वेंट कितने हो जाएंगे? 4। तो आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन गिवन है, मोल फ्रैक्शन चाहे वो सॉल्यूट का गिवन हो चाहे मोल फ्रैक्शन आपको सॉल्वेंट का गिवन हो, उससे आपको क्या लगेगा? उससे आपको आइडिया लग जाएगा। किस चीज का आइडिया लग जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट का आइडिया लग जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूशन का आइडिया लग जाएगा, और मोल ऑफ सॉल्वेंट का आइडिया लग जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच होनी चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स पे। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म से हमारे पास परसेंट W/W। तो परसेंट W/W क्या बताता है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप किस में लोगे? ग्राम में लोगे। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट डिफाइन प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं परसेंट W/W। ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो परसेंट W/W इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हैं। मास, इसे मैं वेट ही लिख देता हूं। अब पहले ही बता चुका हूं बेटा, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मास और वेट सेम चीज होती है। ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, weight of solute in gram divided by weight of solution divided by weight of solution in gram मल्टीप्लाई विद 100। तो इस तरीके से आप परसेंट W/W को क्या करोगे? इस तरीके से आप परसेंट W/W को डिफाइन करोगे। तो परसेंट W/W क्या हो जाएगा बेटा? परसेंट W/W हो जाएगा हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब बेटा इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। बेटा क्या यूज करना है, अगर बेटा किसी क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा हुआ है कि परसेंट W/W इज, मैं ले लेता हूं यहाँ पे 10.5। 10.5 अगर आपको परसेंट W/W की वैल्यू कितनी गिवन है? 10.5% गिवन है। तो आप इसको किस तरीके से रीड करोगे? आप इसको रीड करोगे अपनी लैंग्वेज में कि 10.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट is present is
present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको रीड आना चाहिए। आप अगर इस तरीके से आप रीड करोगे तो आपका कंसंट्रेशन टर्म्स में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, एक भी न्यूमेरिकल आपका रुकने वाला नहीं है। अगर आपको परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है तो आप उसको किस तरीके से रीड करोगे? आप उसको अगर सपोज कीजिए परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू की वैल्यू गिवन होती है आपको 20%, तो हम इसको कैसे रीड करते कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से क्या करना है बेटा आपको, इसको इस तरीके से यूज करोगे न्यूमेरिकल्स में। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तो आपको मैं बता दूंगा, आप देखोगे कि कितना आसान था। हम आज से पहले कितना परेशान होते थे कि ये फॉर्मूला याद करेंगे वो फॉर्मूला याद करेंगे, कुछ नहीं करना है। कंसंट्रेशन टर्म्स के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप एक फटाफट कर दोगे। चलो अब आते हैं हम नेस कंसंट्रेशन टर्म्स पे। तो नेस कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारे पास परसेंट बी बाई बी। तो बी बाई बी बेसिकली वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप यहाँ लिखोगे परसेंट बी बाई बी का मतलब क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बेटा किसमें लेना है? ml में। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कि 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ml प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे परसेंट बी बाई बी। तो इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हो कि परसेंट बी बाई बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, volume of solute in ml divided by volume of solution, volume of solution in ml into 100। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको यूज करना है इस डेटा को। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल लेके करेंगे तो हमें समझ में आएगा। सपोज कीजिए न्यूमेरिकल में आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको? परसेंट बी वाई वी की वैल्यू आपको 8.5% गिवन है। तो आप इसको कैसे रीड करोगे? आप इसको रीड करोगे कि 8.5 ml of solute is present in 100 ml of सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको रीड करना है। अगर परसेंट बी बाई वी की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में तो आपको इस तरीके से रीड करोगे कि 100 ml सॉल्यूशन में 8.5 ml सॉल्यूट का प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म्स आता है हमारे पास परसेंट डब्ल्यू बाई बी। तो डब्ल्यू से हमें पता चल गया मास, और वी से क्या पता चला हमें? वॉल्यूम। तो इसको हम लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज mass of solute in gram, mass of solute in gram present in एक मिनट, प्रेजेंट मास ऑफ, एक मिनट कुछ टेक्निकल इशू आ गया। हाँ, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ solute in gram, mass of solute in gram present in 100 ml of solution, present in 100 ml of solution। तो परसेंट डब्ल्यू बाई बी क्या बताएगा? परसेंट डब्ल्यू बाई बी आपको बताएगा कि कितने मतलब कितने ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो आप इसको लिख भी सकते हो परसेंट डब्ल्यू बाई बी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इन ml, इन ml इंटू 100। ठीक है, तो इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, इस फॉर्मूले को भी। अब बेटा देखो इसको यूज कैसे करना है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैंने एग्जांपल लिया कि क्वेश्चन में आपको गिवन है परसेंट WYB इज 18.5%। आपको परसेंट WYB की वैल्यू गिवन है 18.5%। तो आप इसको रीड कैसे करोगे? आप इसको रीड करोगे कि 18.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 18.5 gram of solute present in 100 ml of solution, 100 ml of solution। इस तरीके से हमें क्या करना है बेटा, इन सब चीजों की हमें रीड करनी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आप यहाँ पे एक भी चीज में यहाँ पे फंसने वाले नहीं हो, जो भी आपको है वो पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने बेटा अभी तक कितने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा चुका हूँ, एक बार जरा मैं इस पर देखता हूँ। कंसंट्रेशन टर्म्स में मैंने क्या क्या पढ़ा है आपको, मैंने मोल फ्रैक्शन पढ़ा दिया, परसेंट W/W पढ़ा दिया, परसेंट B/B बता दिया, परसेंट W/B बता दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास ppm, इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। बेसिकली जो ppm होता है ये डिफाइन किया गया है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो आप लिखेंगे कि ppm पार्ट्स पर मिलियन, ppm कंसंट्रेशन टर्म्स, ppm concentration term is used for defining डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए हमने ppm का यूज किया। ppm होता क्या है इसको देख लो कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट present in 10 to the power of 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 10 टू द पावर ऑफ 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मास प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं बेटा अपना ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैसे इसको लिख सकते हो मैथमेटिकली, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ppm इज मास ऑफ सॉल्यूट, mass of solute in gram, mass of solute in gram divided by mass of solution, mass of solution in gram into 10 raised to the power of 6 into 10 raised to the power of 6। तो इस तरीके से हमने क्या करा है, अपने ppm को डिफाइन करा है। ppm कैसे डिफाइन करा है कि 10 टू द पावर ऑफ 6 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे ppm। फिर हमारे पास हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है ppb, इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। अगेन इट इज ऑल्सो ppb मतलब इट इज ऑल्सो used for defining, it is also used for defining डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये भी क्या करेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाएगा, जिसको हम बोलेंगे पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, अब यहां देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन होगी मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 रेज टू दी पावर, मास ऑफ सॉल्यूट, बेटा मास ऑफ सॉल्यूट हमें किस में लेना है, इन ग्राम में लेना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 टू दी पावर ऑफ 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो 10 टू दी पावर ऑफ 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मास प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे ppb। तो मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पार्ट पर बिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम
divided by mass of solvent, mass of solution in gram, mass of solution in gram into 10 raised to the power of 9। इसको भी मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूं। तो ये हो गया हमारे लिए पीपीवी, जिसको हम बोलेंगे पार्ट पर बिलियन। ठीक है, तो आई थिंक ये अब तक आपके हमने कितने कंसंट्रेशन टर्म्स थे, 6 कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने बता दिया आपको। कौन कौन से थे? पहला है मोल फ्रैक्शन, दूसरा है परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, फिर है हमारे पास परसेंट बी बाई बी, फिर है हमारे पास परसेंट डब्ल्यू बाई बी, फिर है हमारे पास पीपीएम, फिर है हमारे पास पीपीवी। अब आता है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स जिसका नाम है मोलैलिटी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करता हूँ, थोड़ा मुझे पानी पीना है, उसके बाद मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ। आपको ये कंटिन्यूअस ही दिखेगा, 1 सेकंड का जरा मैं ब्रेक लेता हूँ। चलिए फिर मूव करते हैं अपना नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स पे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है, वो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारी मोलैलिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है मोलैलिटी। इस पे आ जाओ, मूव करता हूँ। तो मोलैलिटी को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसके लिए यूज करते हैं अपने स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो मोलैलिटी होती क्या है, इसको समझने की कोशिश करो कि मोलैलिटी है क्या। तो it is defined as moles of solute present in 1 liter of solution, in 1 liter of सॉल्यूशन। कि 1 लीटर का अगर हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना बेटा हमारे पास? 1 लीटर। कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम बोलेंगे मोलारिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम और स्क्वायर ब्रैकेट से। सपोज करो बेटा ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैंने यहाँ पे बना देता हूं एक सॉल्यूशन। ये है हमारे पास सॉल्यूशन, दिस इज अ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने ले लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना ले लेता हूं यहाँ पे? बी लीटर। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे? 2 कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से? सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा। क्या क्या होगा इस सॉल्यूशन के अंदर? सॉल्यूट होगा, और सॉल्यूट के साथ क्या होगा हमारा? सॉल्वेंट होगा। ठीक है, और हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज एन। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं मोल्स of solute present in solution, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन मैंने कितने ले लिए? n मोल्स ले लिए। तो जो मोलैरिटी होगी, मोलैरिटी को मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो मोलैरिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलैरिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से या फिर अपने स्क्वायर ब्रैकेट से। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के मोल्स कितने हो गए? n मोल्स, और साथ में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या लिया है मैंने? बी लीटर। यहां से हमें समझ में आ गया कि जो मोलैरिटी होगी इसकी एक यूनिट भी होगी, और यूनिट क्या होगी हमारे पास? मोल पर लीटर। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, मैं लिखवा देता हूं यहाँ पे, द यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर लीटर, जिसका दूसरा नाम होता है मोलर। दूसरा नाम क्या होगा इसका? मोलर। ठीक है, MOLAR, दिस इज मोलर। तो ये आपको बेटा ये याद रखना है कि मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी की जो यूनिट होती है मोलर होती है। मोलर का मतलब होता है मोल पर लीटर। तो यहां से अब देखो कुछ चीजें मैं समझाना चाहूंगा। आप यहाँ देखिए, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। कौन से फॉर्मूले का? इस वाले फॉर्मूले का मैं अब यूज करने वाला हूं। तो यहां से आप देख सकते हो। अच्छा, एक और चीज मैं लिखवा देता हूँ, मोलारिटी इज ऑल्सो नोन एज कंसंट्रेशन। अभी क्वेश्चन में लिखा होता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ दिस सब्सटेंस इज गिवन इज दिस, इसका मतलब उस सब्सटेंस की आपको मोलारिटी गिवन है। ठीक है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन वर्ड
इज ऑल्सो रेफर मोलारिटी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हो सकता है मोलारिटी ना लिखा हो, कंसंट्रेशन ही लिखा हो। ठीक है, हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको क्या लिखा हो, आपको ना कंसंट्रेशन लिखा हो ना मोलारिटी लिखा हो, उसने आपको एक वैल्यू दे दी हो 2m। ठीक है, तो यहां से आपको समझना पड़ेगा जो मोलार, ये जो कैपिटल एम है, ये कैपिटल एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मैं थोड़ा क्लीन करके लिख देता हूं। सपोज कीजिए कोई भी मैंने एक सब्सटेंस ले लिया, वो सब्सटेंस क्या लिया मैंने, NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की आपको क्वेश्चन में मोलारिटी गिवन है, कितना है, 2m लिखा है। अब क्वेश्चन में ना मोलारिटी वर्ड लिखा हुआ है, ना क्वेश्चन में आपको कंसंट्रेशन वर्ड लिखा हुआ है, पर आप यहाँ पे जो कैपिटल एम है, इस कैपिटल एम को देख के आप समझ जाओगे कि ये आपको क्या गिवन है, मोलारिटी गिवन है। क्या गिवन है, मोलारिटी गिवन है। और इससे आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, इस 2m को देख के आप एक कंक्लूजन भी निकाल लोगे, क्या, कि 2 मोल्स ऑफ, मैं कलर चेंज करके लिखवाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जैसे ही NaOH की मोलारिटी 2m लिखी, तो 2m का मतलब क्या हो गया कि 2 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये है इसका मतलब। ठीक है बेटा, एक चीज ध्यान देना आप, यहाँ पे आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले रहे हो। ठीक है, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट में उसी सॉल्यूट का नाम आना चाहिए। ठीक है, कैसे बता रहा हूँ, देखो यहाँ देखो, ये चीजें थोड़ा समझने वाली हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, इसलिए समझा भी रहा हूँ। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज कीजिए आपको HCl है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl की मोलरिटी आपको गिवन है 1.5 मोलर। कैपिटल एम का मतलब होता है मोलर, इस मोलर के आगे आप चाहो तो कैपिटल एम भी लिख सकते हो, तो मोलर हो गया। इसका मतलब आपको HCl की क्या गिवन है, मोलारिटी गिवन है। HCl की मोलारिटी गिवन है, इसका मतलब मैंने क्या बोला बेटा, एक जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सब्सटेंस लिखा होता है, यही सब्सटेंस हमारा क्या होता है, सॉल्यूट। ये सब्सटेंस क्या हो गया, सॉल्यूट। तो आप इसको कैसे पढ़ सकते हो, आप इसको रीड कर सकते हो किस तरीके से, इसको मैं कलर चेंज करके लिखवाता हूँ फिर से। आपने इसको रीड कैसे करना है, आपको इसको रीड करना है कि 1.5 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से क्या करना है बेटा, आपको इसको रीड करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पूरा एक और कंसंट्रेशन टर्म जिसको हम बोलेंगे मोलारिटी। ठीक है, जिन बच्चों ने बेटा, एक बार मैं नीचे भी ड्रॉप डाउन कर देता हूं, अगर आपने नोट नहीं किया है तो आपके पास टाइम मिल जाए आपको नोट करने का, आप चाहो तो यहाँ पे पॉज करके भी नोट कर सकते हो, नहीं तो मैं अभी ये आपको 2 सेकंड दे देता हूँ। 1 एंड 2 हो गए 2 सेकंड। अब चलिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला बेटा, चाहे मोलारिटी हो, मोलारिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसको एक बार जरा बॉक्स में बंद कर दें, सुंदर सा दिखा दें इसको। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब देखो यहां से आपको एक आइडिया मिला, क्या आइडिया मिला, अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर, एक मिनट कुछ गलत हो गया है, ये 100 नहीं आएगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, आप यहाँ पे यूनिट और लिख लो, मोल, और इसकी यूनिट हो जाएगी लीटर। ये मत भूलना बेटा, कभी भी गलती हो जाएगी यूनिट में। ठीक है, तो वॉल्यूम हमेशा सॉल्यूशन का हमें लीटर में पुट करना है। अगर मैं यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यूनिट क्या रहेगी इसकी, मोल, इज इक्वल टू मोलारिटी, इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अब यहाँ पे आपको 2 चीजें ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है, पहले इसको हम बंद करेंगे बॉक्स के अंदर, फिर हम आपको बताएंगे। आपको ध्यान क्या देना है बेटा, अगर इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपने बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को पुट करा है किसमें, ml में, अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किसमें पुट कर रहे हो, ml में पुट कर रहे हो, तो जो आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलेंगे, जो आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, मिलीमोल मिलेंगे। क्या मिलेंगे हमें,
मिली मोल्स मिलेंगे। ये चीज आपको ध्यान देनी है। अगर आप वॉल्यूम को लीटर में पुट करोगे तो आपको मोल्स मिलेंगे, पर अगर आपने वॉल्यूम को ml में पुट करा तो आपको क्या मिलेगा, मिली मोल्स मिलेगा सॉल्यूट का। ये चीज हमें क्या करनी है, ध्यान देनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ मोलारिटी। क्या मोलारिटी होती क्या है, कि सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसको हम बोलेंगे मोलारिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से और स्क्वायर ब्रैकेट से। इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। इसको इसकी दूसरी यूनिट होती है, इसको हम बोलते हैं मोलर भी बोलते हैं। ठीक है, चलो यह है हमारे पास आज का हमारा लास्ट टॉपिक, जिसको हम बोलेंगे मोलैलिटी। इसको क्या बोलेंगे, मोलैलिटी। ठीक है, चलो मोलैलिटी क्या होती है। मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। बेटा हमने जो अभी इससे पहले डिस्कस किया था वो मोलारिटी डिस्कस किया था। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो मोलैलिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो मोलैलिटी क्या बताता है कि इट इज या it represents the mole of solute present in 1 kg of solvent। कि सॉल्वेंट के 1 kg मास में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे मोलैलिटी। ठीक है, अब आप इसे मैथमेटिकली लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, कि मोलैलिटी small m is equal to moles of solute divided by mass, या फिर वेट लिखता हूं, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और बेटा जो सॉल्वेंट का वेट लेना है मुझे, वो सॉल्वेंट का वेट मैं किस में लूंगा, केजी में लूंगा। सॉल्वेंट का वेट मैं किसके अंदर लूंगा, केजी के अंदर लेने वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास मोलैलिटी। तो मोलैलिटी बोलती है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब आपको जो सॉल्वेंट का वेट लेना है वो किस में लेना है, आपको केजी में लेना है। ठीक है, अगर हम इसके यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट ऑफ मोलैलिटी, तो यूनिट ऑफ मोलैलिटी हो जाएगा हमारे पास मोल पर केजी। मोल पर केजी, इसके लिए एक और यूनिट हम यूज करते हैं, इसका नाम होता है मोलल। तो मोलल भी एक यूनिट है जो मोलैलिटी के लिए डिफाइन की जाती है, और इसको आप स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको इसको रीड कैसे करना है, आपको वो समझने की कोशिश करनी है। कैसे, सपोज करो आपको एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि मोलैलिटी ऑफ, मैं कोई भी सब्सटेंस ले लेता हूं, कि H2SO4 है, उस H2SO4 की जो मोलैलिटी है वो कितनी है, 5m है। तो बेटा देखो, मोलारिटी की अगर मैं बात करूंगा तो मोलारिटी में हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल एम। क्या यूज करते हैं, कैपिटल एम। तो मोलैलिटी की बात करूंगा तो मोलैलिटी में हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल एम। क्या तो इस तरीके से लिखा हो सकता है कि H2SO4 की मोलैलिटी कितनी है, 5m। या फिर इस तरीके से भी लिखा हो सकता है कि 5 मोलर भी लिखा हो सकता है, 5 मोलर। या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है कि 5 मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। थोड़ा पीछे हट जाता हूं, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा। अभी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, सब कुछ बता दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होना। पर यह है कि थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लो। थ्योरी पढ़ने के बाद ना फिर थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो बेटा हम इस डेटा को रीड कैसे करेंगे, अब हमें यह समझना है कि इस डेटा को अगर हमें रीड करना है तो हम इसको रीड कैसे करेंगे। तो इसको रीड करने का तरीका क्या है, कि 5 मोल ऑफ H2SO4 present in 5 mole of H2SO4 present in 1 kg of 1 kg of solvent। समझ में आ गई बेटा बात। अभी देखो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इस तरीके से आपको रीड करना है। हम फिर से बता दें कि मोलैलिटी में क्या आता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट, ये यहाँ पे जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसी सॉल्यूट का यहाँ पे नाम आएगा। तो ये H2SO4 आपके लिए क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। अगर H2SO4 की मोलैलिटी 5m है तो हम इसे कैसे रीड करेंगे, कि 5 मोल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट।
अब बेटा मैं आपको एक और चीज देता हूं, अब आपको उससे एक आइडिया लग जाएगा। क्या आइडिया लगेगा बताता हूँ, थोड़ा कुछ ज्यादा ही ऊपर हो गया यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लूं, मैं आपको बोलूं कि aqueous solution of मैं ले लेता हूं HNO3। aqueous solution of HNO3 is having molality 10 मोलर, 10 मोलर, ठीक है 10 मोलर ले लिया। तो बेटा अब यहाँ देखो, आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब अब हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट होगा हमारा वाटर। और HNO3 क्या बन गया, HNO3 बन गया हमारे लिए सॉल्यूट। HNO3 क्या बन गया, सॉल्यूट। और ये जो डेटा आपको गिवन है 10 मोलर, इस डेटा को देख के आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में आया कि मैं कलर चेंज करके लिखवाता हूं, क्या हमने कंक्लूजन निकाला है। हमारा कंक्लूजन है कि 10 moles of HNO3 present in 1 kg of वाटर। क्योंकि इस बार आपको एक्वा सॉल्यूशन मिलते ही आपका सॉल्वेंट आपको पता चल गया, आपका सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर आपका सॉल्वेंट होगा। तो बेटा ये हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए। इन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स, बस इतने ही हमें कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं। एक बार फिर हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने लेक्चर में क्या पढ़ा। हमने सॉल्यूशन से स्टार्ट किया। सॉल्यूशन के हमने दो पार्ट बता दिए आपको, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होगी वो डिपेंड करेगी हमारे सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पे, ठीक है। मतलब सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सेम होती है, सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। और सॉल्यूशन हमारा बाइनरी हो सकता है, टर्नरी हो सकता है, मतलब हर एक सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ एक ही सॉल्वेंट होगा। फिर हमने अपने कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट किए। मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ाया आपको, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू पढ़ाया, परसेंट बी बाई बी पढ़ाया हमने आपको, परसेंट डब्ल्यू बाई बी बताया। फिर पीपीएम डिस्कस किया हमने, पीपीएम के बाद हमने आपको पीपीवी डिस्कस किया, पीपीवी के बाद हमने आपको मोलैलिटी डिस्कस की कि मोलैलिटी क्या होती है, ठीक है। मोलैलिटी के बाद फिर हमने डिस्कस किया मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी डिस्कस किया, फिर मोलैलिटी डिस्कस किया। अब मेरा आपसे ये एडवाइस है, आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एक बार बेटा इसको आप अपने हिसाब से नोट्स बना लेना अपने, जो जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखवाए हैं चाहे वो किसी भी कंसंट्रेशन टर्म्स में हो, हर एक पॉइंट को नोट करना, इसको रिवाइज करना। क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ इन कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेके आऊंगा मैं कि कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। तो तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करो अपनी लाइफ को, अपनी स्टडी को एंजॉय करो बेटा, अपना हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई करो मन लगा के, और अपना ध्यान रखो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलता हूं मैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।